नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में जिस तरीके से मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, वो कितना उचित है। उत्तर प्रदेश में स्याही कांड के बाद अब आज जूता कांड हो गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर कल एक शख्स ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। पहले कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजे गए लोग हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध था। इस तरीके के आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव ने एक फोटो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शख्स अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है, दरअसल इसी व्यक्ति ने स्याही फेंकी और ये इसका कनेक्शन सीधा तौर पर समाजवादी पार्टी से है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि आज पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन ठीक ठाक ही चल रहा था कि उसी वक्त वकील के वेश में एक शख्स पहुंचा जिसने जूता निकाल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ फेंका। उसको फेंकने का प्रयास किया। भीड़ ने उसको, जो सपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने घेर लिया। उसके बाद वहां पर मारपीट शुरू हो गई। ये दोनों ही दृश्य न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता देख रही है, और साथ ही अपने देश में राजनीति में जिस तरीके से मर्यादाओं को ताक पे रख करके, पहले तो जुबानी जंग ही हो रही थी, लेकिन अब बात हाथापाई पर आ गई है। एक दूसरे पर जूता फेंकने और साई फेंकने तक की नौबत आ गई है। तो आखिरकार राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति, भारतीय लोकतंत्र की जिसकी सराहना पूरे देश ही नहीं दुनिया में की जाती थी, और ये कहा जाता था कि तमाम विरोध के बाद भी जो एक दूसरे के विरोधी दल होते थे वो उनका सम्मान रखते थे और कम से कम अपनी भाषा को ठीक रखते थे। लेकिन हमने देखा बीते एक दशक में किस तरीके से भाषा की मर्यादाएं टूटी और अब बात जूते तक आ गई है। यानी एक दूसरे पर जूते चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है, सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या हमारे देश की राजनीति में गिरावट का एक नया दौर शुरू हो गया है, और आखिर क्यों इस तरीके की चीजें देखने में सामने आ रही, और हम अपने देश की क्या छाप छोड़ रहे हैं पूरी दुनिया में अगर इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी। क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया का है। एक तस्वीर आपकी दुनिया भर में छवि बना भी सकती है और उसको बिगाड़ भी सकती है। तो क्या जो तमाम सियासी दल हैं, उनको इस बात की जरूरत है कि वो अपने आप को मर्यादा की सीमा में रखें, अपनी भाषा को संयमित और संतुलित रखें, और एक दूसरे से हो सकता है कि एक दूसरे के विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन इस तरीके की व्यक्तिगत दुश्मनी भी निकालना कहां तक ठीक है, या जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो कितनी उचित है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बयान जारी किया, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। तो इससे पहले जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम उनके पास जाएं, पहले इन दोनों ही बड़े नेताओं का हम बयान सुन लेते हैं कि आखिर इस कांड पर दोनों पक्षों का कहना क्या है। वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको, जिसका नजीर उन्होंने खुद पेश किया जूता चला करके समाजवादियों ने, कि वही गाना फिर याद आता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो क्या लगता है ऐसा कौन करवा रहा है? ये सफाई लोग करवा रहे हैं, और कौन कराएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कि निश्चित तौर पर जो तस्वीर हमने देखी वो अपने आप में बेहद निराश करने वाली है कि जिन लोगों पर, जिन सियासतदानों पर ये जिम्मेदारी है कि वो देश और प्रदेश को आगे लेके जाएं, उत्तर प्रदेश में या देश में कानून का राज स्थापित हो और एक दूसरे में आपसी भाईचारा और प्रेम व्यवहार बढ़े, ऐसे में अगर सियासी दल के लोग ही एक दूसरे पर जूते चलाते अगर नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक नकारात्मक छवि पेश होगी।
आज इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सूर्या मैथिल जी मौजूद हैं, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा उमा शंकर पांडे जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभिषेक बाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। करमवीर आजाद जी, जो बहुजन समाज के चिंतक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है विजय उपाध्याय जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सूर्या मैथिल जी से। मैथिल जी, जो तस्वीरें हमने देखी, आपको लगता है कि बेहद निराश करने वाली है? और दूसरी बात ये, आपके सभी पैनलिस्ट से हम ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम हमारे शो में आप अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, एक दूसरे के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी ना करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा इस तरीके से कि भावावेश में आकर के एक तरीके से आप लोग एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से छींटाकशी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी उचित होगी। इसलिए अपनी बात जरूर रखें, लेकिन भाषा की मर्यादा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो सूर्या मैथिल जी, मैं आज आपसे शुरुआत कर रहा हूँ कि जो तस्वीरें देखी, आपको नहीं लगता कि एक नई तरीके की खास एक नकारात्मक छवि हमारे हमारे प्रदेश की, हमारे देश की राजनीति की पूरी दुनिया के सामने पेश की जा रही है? धन्यवाद मानव जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। और निसंदेह जो भी हुआ वो बहुत ही दुखद था। चाहे हमारे यहाँ तो सांप भी होता है, उसको भी हम दूध पिलाते हैं, आज तो नाग पंचमी भी। तो जो एक विषैला जीव है, जो लोगों को सिर्फ मारता है, काटता है, उसे भी भगवान ने अपने गले में एक श्रृंगार के रूप में आसन दिया है। ऐसे जीव को भी हम पालते हैं। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर यदि जूता चला है तो निसंदेह यह बहुत ही दुखद है। लेकिन उससे पहले का परिप्रेक्ष्य आप देखिए, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो कि श्रद्धेय रामचरितमानस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनको जलाते हैं, एक साधु संत के ऊपर हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पिटवाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने, मैं ये नहीं कहूंगा जिस प्रकार राजभर जी ने बोला ना कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा और उसने ऊपर पड़वा दिया हो, क्योंकि ये तो विवेचना का विषय है कि वो कौन था कौन नहीं था। लेकिन एक तो बात सीधी है कि कोई ना कोई आहत व्यक्ति था जो कि इनके क्रियाकलापों से आहत था और उसने इनके ऊपर जूता फेंका। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मानव जी कि वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कम से कम किसी ने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत होने के बाद केवल जूता ही चलाया। कन्हैया लाल का जिस प्रकार से हत्या की गई थी लाइव, गला काटकर, अल्लाहू अकबर चिल्लाकर, ऐसा तो कोई कृत्य नहीं हुआ ना। तो ये एक समझने वाला विषय है कि हमको बचना चाहिए धार्मिक भावनाओं को आहत करते समय, हमें बचना चाहिए श्रद्धेय धर्म ग्रंथों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते समय, हमें बचना चाहिए करोड़ों लोगों को आहत करते समय, क्योंकि अपनी छद्म राजनीतिक लाभ के लिए यदि आप करोड़ों लोगों के धार्मिक भावना को आहत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल तो प्राप्त होगा। बिल्कुल। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तस्वीर हमने देखी कल किस तरीके से दारा सिंह चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई। आज हम देख रहे हैं कि लखनऊ में जूता कांड हो जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से भाषा की मर्यादाएं लांघी जा रही हैं, धीरे धीरे अब नौबत इस बात पर आ गई है कि सियासी दल के लोग एक दूसरे के ऊपर जूता चलाएंगे, स्याही फेंकेंगे? जिम्मेदार क्या लगता नहीं कि आप सभी लोगों को आत्म विश्लेषण की जरूरत है कि किस दिशा में आप देश की राजनीति को लेकर जा रहे हैं? धन्यवाद मानव जी। मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूँ और ये चीज़ नहीं होना चाहिए राजनीति में। लेकिन मैं सूर्या भाई ने बिल्कुल कुछ शायराना अंदाज में बात बोली, तो शायराना अंदाज में मैं भी जवाब देना चाहूँगा। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। बड़ी जाहिर सी बात है, देखिए, कि कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी को ऐसी सीख नहीं दी जाती है कि इस तरीके से वो काम करे।
देखिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। और जब मनभेद आ जाता है तो वो हमेशा दूषित करता है समाज को। आप देखिए कि अभी इन्होंने, सूर्या भाई ने कन्हैया लाल की घटना की बात बोली और उसमें कहा ऐसा तो नहीं हुआ। आप किसी घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जो चीज है उसकी आप निंदा भी कर रहे हैं, उसके बाद कटाक्ष किसी दूसरे रूप में आप कर रहे हैं, ये तो वाजिब नहीं है सूर्या जी। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, जब कई सारे पत्रकार भाइयों ने वीडियो दिखाया, देखिए स्याही की घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर कोई घटना हुई है, उसमें पत्रकार भाई ने जब उस चीज को दिखाया तो उसने कहा कि मैं फला पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। किसी व्यक्ति ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति विशेष ने उसको बोला कि मैं पूरा संरक्षण दूंगा, पूरा बचा लूंगा उसको, उसकी बात भी ठीक थी। आज इस परिप्रेक्ष्य में आ जाए जूता कांड, जो आप जिसे जूता कांड कह रहे हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कोई चीज नहीं चलवाएगा। कहीं ना कहीं जो सूर्या भाई ने अभी बात कही कि मैं उसको कहता हूं कि उसने आज समाज से अपनी चीजों को बचाते हुए अपने असंतुष्ट था, तब उसने ऐसा काम किया। साहब असंतुष्ट नहीं है, वो सोच समझ करके ये गंदी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोहरे चरित्र की पार्टी है, उसके पास कुछ हाथ में बचा नहीं है। कैग की रिपोर्ट में दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आप लोगों ने 18,000 करोड़ रुपए का 5 विभागों से आज तक का हिसाब किताब नहीं दिया। आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान घोटाला था उसके बारे में भी आप लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया। या फिर आप किसी भी चीज को ले लीजिए, एक्सप्रेस वे पे ले लीजिए, आपके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। अगर आप जब घटना की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनता जनार्दन आज की डेट में आपको पहचान चुकी है। आप द्वारिका एक्सप्रेस वे पे निर्माण में जो आपने घोटाला किया उसके बारे में भी था। आपने मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत माला प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो भ्रष्टाचारी जो होते हैं ना, वो बात भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते करते भ्रष्टाचार युक्त हो चुके हैं आज की डेट में। जनता जनार्दन ने इस बात को समझ चुकी है और आने वाले दिनों में उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब चीज को रिपोर्ट पे आई थी, और जब उस चीज पे आगे बढ़े तो आज ये हाथ ऊपर करते फिर रहे हैं। वो भी जब इनको अपनी हार नजदीक दिख रही है, तब वो कभी स्याही कांड, कभी जूता कांड, कभी और नए हथकंडे लेकर के जनता की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई दारा सिंह हैं जिनको जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार सब कुछ दिया, लेकिन ये उसका सम्मान नहीं कर पाए। आखिर जा करके बोलेंगे क्या जनता के बीच में? तो जनता जनार्दन जान चुकी है, इस वजह से उन्होंने ऐसा काम, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, समर्थित लोग ऐसा कांड करवा रहे हैं। मैं दूसरे उसमें हूँ। चलिए, हमारे साथ उमाशंकर जी मौजूद है। उमाशंकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर जी, जो तस्वीरें देखी, आपको लगता नहीं कि तस्वीरें 2 दिन के भीतर कलशाही फेंकी गई, या जूता फेंका जा रहा? आपको लगता नहीं कि ये तस्वीरें परेशान करने वाली है? हमारे देश की राजनीति में ऐसी तमाम मिसालें हैं। हम 2 दशक पहले तक जाए तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भले ही धरना प्रदर्शन किए जाते हो, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते हो, लेकिन कभी भी अभद्र भाषा, अपमानजनक टिप्पणी और तो इस तरीके की हरकतें कभी देखी नहीं गई अब से 2 दशक पहले तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीते 1-1.5 दशक में आप देख रहे हैं कि हमने देखा था कि यूपी सरकार में भी एक पत्रकार महोदय ने ऐसे ही जूता उछाल दिया था चिदम्बरम की तरफ, उस वक्त वो केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करते थे। इस तरीके की तमाम हमने उदाहरण देखे कि केजरीवाल की सभाओं में देखा किस तरीके से वहां पर आकर के एक शख्स ने उनको थप्पड़ मार दिया था कार्यक्रम के दौरान। ये जो बदलाव आ रहा है देश की राजनीति में, आपको लगता नहीं कि आप लोगों को पहल करने की जरूरत है, सियासी दलों को पहल करने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं को कंडम किया जाए, बजाय एक दूसरे को छींटाकशी करने को, राजनीति करने की? और मैं ये भी जानता हूं, भारत भावनाओं और आस्थाओं का देश है। हम सांप को और नाग को दूध तो पिलाते हैं मानस जी, क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं, अगर वही नाग या वही सांप पलटकर डसने की कोशिश करता है तो उसको घेर कर लाठियों से मारकर उसको दूसरे लोक में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि सबको इतनी समझ है कि जब हम बोलें तो हमारी भाषा की मर्यादा, हमारी सोच, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इस बात को परिलक्षित करें कि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले हैं।
अभी मैं भाजपा के साथी को सुन रहा था, एक तरफ उन्होंने इस घटना की निंदा की और दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई किया। अगर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कोई बयान दिया और उनके साथ इस तरीके का कृत्य होना जायज हो जाता है भाजपा के अनुसार, तो फिर संजय निषाद जिन्होंने भगवान श्री राम को दशरथ जी की अवैध संतान कहा था, उनके साथ क्या होना चाहिए मानस जी? जब एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था, फिर उनके साथ क्या होना चाहिए? इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं। जब एक केंद्रीय मंत्री मंच पर सार्वजनिक रूप से खड़े होकर कहता है गोली मारो सालों को, फिर उस केंद्रीय मंत्री के साथ क्या होना चाहिए? जब एक भारतीय जनता पार्टी की भगवाधारी सांसद रामजादे और हरामजादे को परिभाषित करने लगती हैं, फिर उनके साथ क्या होना चाहिए मानस जी? ऐसे अनगिनत उदाहरण है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 के पहले ये देश इस तरीके का नहीं था, सहिष्णु था, लेकिन 2014 के बाद जब से लोग शर्मसार होना बंद हो गए हैं मोदी जी के शब्दों में, तब से इस देश ये नया इंडिया बन गया है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गालियां देगा, यहाँ पर कोई किसी की धार्मिक आस्था पर प्रहार करना शुरू कर देगा, कोई किसी को मारो, लेकिन अपने बच्चों से कभी नहीं कहते गोली मारो, क्योंकि अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं। दूसरे के बच्चों को कहते हैं संग्राम में कूद जाओ, मारो, काटो, जेल जाओ, और हम पहचानने से इनकार कर देंगे। आज जो लड़का जिसने जूता फेंका है, उसको तो पब्लिक ने धुनाई कर दी वहीं पर, वो तो गया जेल। ये किसी भाजपा के नेता का मंत्री तो नहीं निकलेगा, ये किसी सांसद और विधायक का बेटा नहीं निकलेगा। ये सनातन धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह किया गया, ब्रेन वॉश किया गया एक युवा है जिसका फ्यूचर आज बर्बाद कर दिया गया। नूह में भी तमाम युवाओं को बर्बाद किया गया। ऐसे ही तमाम तरीके के धार्मिक आंदोलन खड़े करके तमाम गुमराह युवाओं को के फ्यूचर को बर्बाद करने की परिपाटी इस देश में चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन तब सफल नहीं हो पा रही थी। अब ये 2014 के बाद से, बल्कि कहिए 2013 से, जो नया हिंदुस्तान बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सफल हो गए हैं, ये नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर है, जहां पर कोई लोकसभा में खड़ा होकर कोई मंत्री कहेगा तेरी औकात क्या है, तुझे दिखा दूंगा। कोई दूसरी मंत्री या सांसद खड़ी होकर कहेंगी ईडी भेज दूंगी घर पे। कोई केंद्रीय मंत्री जो है, कोई गृह मंत्री खड़े होकर विपक्ष के सांसदों को धमकाने लगेगा। प्रधानमंत्री जी खड़े होकर लोकसभा में कहेंगे एक अकेला सब पर भारी। ये बिल्कुल नया हिंदुस्तान है और बिल्कुल आपने जो चिंता जाहिर की है मानस जी, मैं आपकी चिंता के साथ हूं। लोकतंत्र में, एक ऐसे देश में जो सहिष्णु देश माना जाता है, जो भावना प्रधान देश माना जाता है, उस देश में इस तरीके के संवाद नहीं होने चाहिए, इस तरीके से मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जूता कांड नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर स्याही नहीं फेंकी जानी चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाओं का अनादर और अपमान नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर ना चंदा चोरी होनी चाहिए, ना जमीनों में घोटाले किए जाने चाहिए। भगवान राम के हम सब आस्थावान हैं, हम हमारे भगवान राम के जमीन में घोटाले किए जाएंगे, ठेकेदारी में घपले किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आस्था पर चोट पहुंचेगी। और मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र में जूता कांड, स्याही कांड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी मानस। चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महंत राजू दास का बयान आया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। हम सबको वो तस्वीरें भी याद होंगी कि किस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान की भावनाओं को ठेस पहुंची थी और ये कहा गया था कि उसका रिफ्लेक्शन था जो लगातार अयोध्या के महंत राजू दास जी, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। आज इस पूरे घटनाक्रम पे राजू दास जी का क्या कहना है, एक बार उसको भी सुन लेते, उसके बाद हम विजय उपाध्याय जी के पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही, इसका जिम्मेदार है कौन। मैं अनुरोध करूंगा कि महंत राजू दास की बाइट प्ले की जाए पहले।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। तो देखिए, आप महेंद्र रविदास जी को सुन रहे थे, अब आप देखिए कि जो कटुता है वो किस हद तक आ चुकी है कि राजनीति से शुरू होकर के दो धार्मिक लोग हैं वो भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का नाम लेकर के उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे देश की सियासत के जो बड़े लोग जिनको हम अपना आइकॉन मानते हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, देश चलता है, अगर वो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के दूसरे वर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। और वही रिफ्लेक्शन हम महेंद्र रविदास के जो बयान है, उनकी जो टिप्पणी उस पर देख रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, आपने महेंद्र रविदास जी को भी सुन लिया और दोनों घटनाक्रम के भी बारे में आप जानते ही हैं। आपको ये भी याद होगा कि यूपीए की सरकार के दौरान जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो स्वामी अग्निवेश मंच पे थे, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें थप्पड़ मार दिया गया था। उस वक्त तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त तो खैर कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलन भी कांग्रेस के खिलाफ ही चल रहा था। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं बीते एक डेढ़ दशक की, जिस तरीके की गिरावट न केवल शब्दावली में, भाषा में आई, उसके बाद अब नौबत यहां तक आ गई है कि जूते चप्पल और स्याही फेंकी जा रही है एक दूसरे पर। आप देख रहे मारपीट तक की नौबत आ रही है। क्या लग रहा है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये हमारी जो राजनीति में गिरावट है भाषा की, वो विद्रूप से होती जा रही है। जो गंभीर विमर्श है वो गायब होता जा रहा है। अभी 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बहस में के दौरान महिलाओं को किन शब्दों, महिलाओं के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए मुकदमे के दौरान, उसकी एक बाकायदे डिक्शनरी जारी की। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से चिंतित है कि पढ़े लिखे जो तबके के लोग हैं वो भी कई बार आर्गुमेंट में महिलाओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। पार्लियामेंट में बाकायदे संसदीय भाषा और असंसदीय शब्द, उसकी एक पूरा प्रोटोकॉल है। हमारी राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक इन प्रोटोकॉल का लोग स्वतः पालन किया करते थे। लेकिन आजकल जो राजनीति चल रही है, एक तरफ घृणा है, दूसरी तरफ भक्ति है। तो घृणा और भक्ति में बड़ा जबरदस्त टकराव है। एक तरफ बेचैन लोग हैं, एक तरफ थोड़े उनको लगता है वो कंफर्टेबल जोन में है। दोनों के बीच में एक खाई खींची हुई है। ये जो घटनाएं हैं नई नहीं है, चाहे स्याही फेंकने की घटना हो, चाहे जूता फेंकने की घटना हो, इसका सिलसिला बहुत लंबा हो गया है, काफी समय से चल रहा है। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ जूता उछाला गया, उनको लगा या नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन ये प्रतीक बन गया विरोध का। एक दौर ऐसा भी था कि प्रतीक बन गया था कि अगर आप किसी नेता से नाराज हैं या किसी मुद्दे पे नाराज हैं तो आप उधर जूता उछाल दीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये चलन कम हुआ, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अभी ये फिर से शुरू हो गया है, कहीं स्याही फेंकी गई और कहीं जूता उछाला गया। तो ये गिरती हुई हमारी राजनीति को बताता है। हमारे पैनलिस्ट साथी से बहुत विद्वान हैं, लेकिन भाषा पे आप चर्चा कर रहे हैं और बात पॉलिटिकल हो रही है कि फला पार्टी ये कर रही है, ढमकाना पार्टी है। ये तो हमें लगता है कि आप पार्टियों से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। सभी पार्टियों में जो शब्दों की सूचिता है, उसकी जो गिरावट है, जो मर्यादाएं भंग की जा रही हैं। अब एक महंत है, बताइए महंत को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए वो ऐसी कुभाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत दुखी हूं और द्रवित भी हूं कि हमारी जो हमारे यहाँ भाषा का इतना जबरदस्त
भाषा की ताकत है कि हम अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम चाइनीज भाषा का भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं और दीगर भाषाओं का शब्द इस्तेमाल करके हम अपनी बात कह सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से कही जाती है और कुछ इलाके ऐसे हैं देश में जहाँ के लोगों का मिजाज ही बहुत ही शालीन माना जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी रजनीकांत जी लखनऊ आए, सभी से मिले, तो उनकी शालीनता और उनकी जो सहजता थी, उनकी सादगी जो थी, उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसा खराब काम करने से हमारा नाम हो सकता है, तो वो अपने यहाँ कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये जो बदनाम होके नाम होने वाला जो चलन है, एक्चुअली वो भी यही रहा है कि बहुत से ऐसे घटिया टाइप के और बहुत ही गंदे तर्क देकर और सांप्रदायिक वाले जो बयान देने वाले तमाम नेता हैं, वो अचानक वो निकल आए और उनको महत्व मिलने लगा कि फलां ने तो देखिए बड़ा गंदा बात कही और इन्होंने फिर उस पे रिएक्शन होने लगे। तो उससे एक तरीके से इस परंपरा को बढ़ावा मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे जनसभा हो, चाहे नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और चाहे दूसरी बातें हो, हर जगह एक शालीनता का जरूर बोध कराना चाहिए। ऐसे रेफरेंसेस दिए जाते हैं, अधूरे रेफरेंसेस दिए जाते हैं, अधूरी बातें बताई जाती है। अगर किसी ने कोई बात कह के अगर माफी मांग लिया, तो माफी नहीं बताई जाती, सिर्फ उसने ये चलन बहुत जाता है कि भाई फलां ने ये बात कही थी और वो बार-बार कहेंगे और ये नहीं बताएंगे कि फलां ने उस पे अपनी गलती मानते हुए, स्लिप ऑफ टंग मानते हुए उसे विड्रॉ भी कर लिया। तो माफी मांगना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और अगर किसी ने माफी मांग लिया तो उसको माफ भी किया जाता है क्योंकि सार्वजनिक जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हर आदमी की निगाह में आप होते हैं। आपकी कही सुनी सारी बातें आजकल सोशल मीडिया में दर्ज रहती हैं, लोग उसे सर्च कर लेते हैं या नहीं भी सर्च करते तो कई बार अगर किसी दूसरे ने लाइक भी कर दिया, मान लीजिए कोई चीज आपकी कहीं पड़ी हुई है ट्विटर पे, अब तो एक्स हो गया है, एक्स पे पड़ी हुई है और वो नीचे चली गई है, लेकिन अचानक किसी ने उसको देखा और उसे लाइक कर दिया, फिर वो ऊपर आ जाती है और ट्रेंड करने लगती है। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए। माहौल बहुत बदल गया है, हम सब लोग इसी प्रदेश के निवासी हैं और सबका मकसद एक है कि उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में समस्याएं कम हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार अच्छा मिले, उत्तर प्रदेश में जीवन खुशहाल हो। लेकिन सबके अपने अपने फार्मूले हैं, किसी का कोई मॉडल है, किसी का कोई मॉडल है। आप अपने मॉडल की बात करिए, लेकिन अगर आप गंदी बातें करते हैं, गंदे तरीके से चीजों को रखते हैं, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि इससे कामयाबी मिलती नहीं है। आप किसी के बारे में कुछ ऊट-पटांग बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी छवि खराब हो गई। कई बार उसे सिंपैथी मिलती है और लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो फला तो इस तरह से इसके बारे में कह रहा है जबकि आदमी अच्छा है। तो राजनीति में ये बहुत ज्यादा इसका मतलब होता है। अगर लोहिया को पढ़ें या नेहरू जी को उन्होंने बहुत ही सम्मानित तरीके से उन पे बहुत ही व्यंग करे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो आपत्तिजनक हो। या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाषा है, आप देखिए कि वो बहुत कड़वी बात भी बहुत मिठास वाले शब्दों से कह देते हैं और लखनऊ की नजाकत और नफासत की बहुत सी बातें होती हैं कि यहाँ पे तो रिक्शे वाले भी इतना हद से हद जो गाली देते हैं, कहते हैं बहुत बदतमीज हैं आप, इससे ज्यादा वो बोल। तो ऐसी चीजें हमारे यहाँ हैं और किसी के ऊपर स्याही फेंकने से या किसी पे जूता फेंकने से हो सकता है उसकी लोकप्रियता बढ़ जाए, उसकी लोकप्रियता घटने के बजाय। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो ये जरूर साबित कर देता है कि उसके संस्कारों में कहीं कमी है। अगर हम आपको तर्क से अपने नहीं काट सकते, संवाद में हम आपको अगर ये सहमति पे नहीं ला सकते हैं या हम अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मान लीजिए कोई एक मुद्दा है कि जैसे टमाटर महंगा था, अब टमाटर सस्ता हो गया। अगर टमाटर पे हमारे और पांडे जी के, उमा शंकर पांडे जी बहुत विद्वान आदमी है, मैं उनका उदाहरण लूंगा, वो बुरा भी नहीं मानेंगे, कि जैसे टमाटर पे बहस हो और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाई टमाटर तो सस्ता हो गया पांडे जी, अब क्या कहेंगे? तो पांडे जी जरूर कहेंगे कि भाई पहले तो महंगा था, हमने तो तब मुद्दा बनाया था जब महंगा था, लेकिन आज टमाटर सस्ता हो गया है। तो अब आप देखिए, इससे वो एक बात और पता लगी कि हमारा पड़ोसी नेपाल वो टमाटर सप्लाई कर सकता था, लेकिन हमारे ना अपोजिशन को पता था, ना रूलिंग पार्टी को पता था, ना यहाँ अफसरान को पता था कि टमाटर की आपूर्ति हम नेपाल से अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो महंगा टमाटर है या देश के दूसरे हिस्सों में उससे निजात मिल सकती है। ये समस्या वहीं से खत्म होना शुरू हुई जहां से नेपाल से टमाटर आने की बात आई, फिर
बारिश भी बहुत बड़ी कारण थी, तो और भी थे, खैर वो टमाटर अलग विषय है। लेकिन भाषा की जो मर्यादा है वो निश्चित तौर पे सबको उसका पालन करना चाहिए, और अगर पालन नहीं करेगा तो उसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ता है। आपका किया हुआ आपके सामने आता है। हम लोग के यहाँ दर्शन में भी कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और अगर आप कर्म खराब करेंगे तो खराब फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो राजनीति में भी यही है, जो लोग अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अटल जी को बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन वो अपनी भाषा, अपने भाषण और अपने तर्कों के दम पर देश के प्रधानमंत्री बने, और उनका जो अचीवमेंट है, यानी कोई भी पॉलिटिशियन है उसका एक आखिरी जो मकसद है इस देश में प्रधानमंत्री बनना। बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, मेरे दो साथी और भी हैं, बस उनके पास आके सीधे मैं आप ही के पास। ठीक है महाराज जी, मैं अपनी बात खत्म। नहीं, यहाँ पर 4:1 है, तो मुझे उस हिसाब से समय दीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देना चाहता हूँ। जितने सारे प्रश्न यहाँ खड़े किए जा रहे हैं उसका उत्तर देने अत्यंत आवश्यक है मानव जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शुचिता की बात की जा रही है, लेकिन अपने गृहबंद में झांकने की जगह पे आप केवल और केवल सामने सनातन पर प्रश्न उठाएंगे, तो उसका उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है, और मुझे समय पूरा चाहिए आपसे। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, आप कहिए अपनी बात, मैं दोबारा चला जाऊंगा। अभी कर्मवीर आजाद जी मेरे साथ है, उनके पास मैं बाद में चला जाऊंगा। आप अपनी बात कहिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। देखिए, अभी कांग्रेस के मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें कही, उनमें 2-3 चीजें मुख्य थी। उन्होंने कहा कि देखिए, इनका केंद्रीय नेता तो खड़े होकर मंच से कह रहा था गोली मारो सालों को, तो पूरा प्रश्न, पूरा नारा बताया करो, क्या था? देश के गद्दारों को। तो आपकी तरह हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है कसाब को बिरयानी खिलाने की, हमारे यहाँ तो गद्दारों को गोली मारने का ही चलन है, तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी, इन्होंने कहा रामजादे और हरामजादे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये एक नारा इस देश के अंदर आत्मसात है। और बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि राम के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करती थी, आज राम राम करते नहीं सकती है। राम मंदिर के विषय में बहुत ज्यादा मैं जिसे कहूं गंभीर है। यही इस देश के जनमानस ने जो कांग्रेस को उत्तर दिया है, उसके बाद कांग्रेस को शायद अकल ठिकाने लगने लगी। और समाजवादी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे ना कि इन्होंने कन्हैया लाल की बात कर दी और इन्होंने देखिए समर्थन कर दिया। तो मेरे मित्र, कभी अपने जो गिरबान है उसमें भी झांकना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया था? उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को परिचय देती थी और भैंस ढूंढती थी आपके आजम खान जी की। उत्तर प्रदेश की पुलिस दंगाइयों का समर्थन करती थी, दंगाइयों को सिक्योरिटी देती थी। मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर जिस प्रकार से दंगाइयों को आपने बुलाकर लखनऊ में महिमा मंडित किया था, गले में मालाएं डाली थी, तब आपकी राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी? जब बलात्कारियों को अपने मंच से आप सफाई देने के लिए मौका दे रहे थे, गायत्री प्रजापति जैसे व्यक्ति को, जिसको कि हाईकोर्ट ने कहा इस पे एफआईआर कीजिए, उसके बाद एफआईआर हुई, तब आपकी राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी? जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तत्कालीन थे, उन्होंने लखनऊ के अंदर जो कौन सी मंडी है, दुआबा मंडी, क्या नाम है उसका, उस मंडी से जब आतंकवादी अरेस्ट हुए थे, उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पूरा प्लान कर लिया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था नहीं, दुबग्गा मंडी नहीं, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। तब आपकी राजनीतिक शुचिता कहां गई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर कार सेवा के अंदर राम भक्तों के माथे में गोली मारी गई थी, तब आपकी राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी? और जब कन्हैया कुमार का गला काटा गया था, तब आपकी राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी? यहां बैठकर आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं। ये वही मुझे 4 लाइनें याद आती हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भली सभा में सुधारों की बात करते हैं। और मेरे से पहले अभी जो पत्रकार महोदय बोल रहे थे महंत जी के विषय में, जब महंत जी के ऊपर मारपीट हुई थी और महंत जी को थप्पड़ मारे गए थे, उनके संग गुंडागर्दी हुई थी, तब राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी? आदरणीय पत्रकार महोदय, आपको उस समय भी उस विषय को उठाना चाहिए था और अभी भी उठाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर है हम, सांप्रदायिकता की बात करेंगे और सेकुलरिज्म का हजामा उड़ लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि न्याय की बात अगर कर रहे हैं तो न्याय के आधार पे कीजिए, सभी चीजें कीजिए। अब अहिंसा परमो धर्म, एक श्लोक का आधा हिस्सा अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो हमारे यहाँ नौजवान जो है ना, वो केवल और केवल नपुंसक पैदा होगा। अहिंसा परमो धर्म,
धर्म हिंसा तथा ये पूरा श्लोक है। ऐसा नहीं, देखिए विजय जी बड़े सीनियर पत्रकार है, उन्होंने उस वक्त इसको रिपोर्ट किया था और उस वक्त उन्होंने कोई इस घटना की सराहना नहीं की थी, उन्होंने एक अपनी बात रखी। नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं है जो बोल रहे हैं। ये भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं मानस जी, नहीं आपको सब पता है। इनको याद नहीं कि महंत जी ने पहले क्या बयान दिया था। दीपक की तरह नहीं, आप मुझसे मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको पता महंत जी ने पहले क्या कहा था? कहा था गर्दन काट देंगे, कहा था गर्दन काट देंगे। और भारतीय दर्शन में चारवाकपंथी भी थे, नास्तिक भी थे। भारतीय दर्शन में हमेशा ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व पे बहस हुई है। तो आपको तो जब बुनियादी बात नहीं पता है, सुनिए ना, चिल्लाइए मत। आपको पता नहीं है, आप चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कि पहले क्यों वो मारपीट की। आप मुझसे बात करिए ना, आप चिल्लाइए मत। आप चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। नहीं देखिए, ये जो महंत जी हैं, इनका कौन सा चिल्ला रहे हैं? शुरू से बयान बताइए क्या क्या कहा उन्होंने। मैं अरे केवल भगवे के ऊपर हमला करना नहीं ये एक और बात भाषा की शुचिता की हो रही है की बात है। ये भाषा किसी धार्मिक व्यक्ति की हो सकती है क्या? सनातन भाषा हो सकती है? नहीं, किसी धार्मिक व्यक्ति की भाषा हो सकती है? केवल सनातनियों ने ले रखा है। संस्कार किसी के हो सकते हैं क्या? इस तरह के संस्कार की बात आप समर्थन करेंगे क्या? दूसरे धर्म के धर्म गुरु नहीं, सनातनी से क्या मतलब है? नहीं, सनातनी की भाषा ही तो ताकत है। सवाल अरे पत्रकार महोदय, ऋग्वेद में सिर्फ सवाल है। ऋग्वेद हमेशा सवाल करता है, हर चीज पे सवाल करता है। होती है जब गला आप मुझे जला देने दीजिए, लेकिन आपकी चिंता से मैं नहीं बचूंगा। आपकी हिम्मत तब नहीं होती है जब, लेकिन आप इस तरह की भाषा की बात हो रही है यहाँ, और भाषा तक सीमित रखिए। मैंने उनकी भाषा की बात की और उनको मारा गया, पीटा गया, उसकी जिम्मेदारी वो लोग जाने। क्यों वो ऐसे मामलों में कूदे उनकी ही नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी है उनकी। वर्ग आप वर्ग ला रहे हैं। आप यहाँ भाषा की, शब्दों की मर्यादा और भाषा की शुचिता पे बात हो रही है। आप खुद भाषा की शुचिता को भंग कर रहे हैं, तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हिंदू जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक भोला भाला इंसान दिखाई जवाब देगा, लेकिन और संतों के ऊपर हमला करेंगे। आप दंगा करेंगे हिंदू भाषा। जवाब देने का मतलब क्या है? आपकी मानसिकता पूरा देश देख रहा है। लेकिन सबको मौका देना। बहुत देर से करीब 40 मिनट हो रहा है। आप अपनी दिखा रहे हैं भैया। अरे आप अपना देखिए महादेव, आप अपना देखिए। शेखुलिंगम का जामा पहनकर एक तरफा बात मत कीजिए। पत्रकार बनिए, वरना पार्टी का प्रवक्ता बन जाइए। तो वही कह रहे ना कि भाई महेंद्र राजू दास जी ने कहा कि गलत कार्य का इनाम देंगे, रिएक्शन में ये हो गया। मैं यही सवाल, देखिए मानस जी, मैंने तो इतना ही कहा कि यदि किसी पार्टी विशेष का समर्थन करना है तो पत्रकार का टैग हटाइए, प्रवक्ता बन के बैठ जाइए। आप अपनी बात रखिए। नहीं, नहीं, आप पत्रकार जी ने प्रवक्ता लिखने लग जाइए। मैंने तो सिर्फ उनकी भाषा की बात की। आप घटना ले आ रहे हैं, घटना अलग है, भाषा अलग है। समाजवादी पार्टी अकाल है प्रवक्ताओं का, वहां बैठ जाइए प्रवक्ता बन के, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपकी बात होगी। करमवीर आजाद जी मौजूद हमारे साथ। करमवीर आजाद जी, आप तो बहुजन समाज के चिंतक है। बहुत पुरानी बात होगी, हालांकि कई वर्षों से मैं गया नहीं, लेकिन जब वामसेफ के सम्मेलन हुआ करते थे उसमें मैं जाया करता था। तो कई बार वहां पर जो टिप्पणियां होती थी हिंदू देवी देवताओं को लेकर, तो मैं खुद भी वहां पर बहुत मतलब ईमानदारी से, तो मैं खुद भी बड़ा असहज हो जाया करता था वहां पर, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। लेकिन देखिए उस वक्त भी ये सबको पता था कि वामसेफ के मंच पे क्या हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी आप देखिए कि कोई दूसरा सियासी दल जो भले ही हिंदू मत का या सनातन धर्म का समर्थन करता हो, वो कभी भी मंच पर कभी भी वो अभद्रता या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता था। यहाँ मूल सवाल ये आ रहा है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, या यूं कहें कि जब से धर्म आधारित राजनीति की शुरुआत हुई, तो वास्तव में एक वर्ग उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे वर्ग को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। और धीरे धीरे देखा यह जा रहा कि अब उसी को ही मुद्दा बना करके तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी से निकले ना, बसपा से ही निकले हैं। लेकिन जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में, तब तक उनको राम के नाम से कोई परहेज नहीं था, तब तक रामचरितमानस से उन्हें कोई परहेज नहीं था। जैसे वो समाजवादी पार्टी में गए, उनको वहां पर रामचरितमानस में उनको तमाम बुराइयां नजर आने लगी। तो क्या जरूरी है कि किसी की भी धार्मिक या जाति भावना को ठेस पहुंचा के ही राजनीति की जाए, तभी कामयाबी मिलेगी? मानस भाई, एक्चुअली मैं जो है
चूंकि अभी सुन रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे उमाशंकर पांडे जी बहुत ही ज्ञानी हैं, और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी बहुत ज्ञानी है। सब लोग बहुत ही ज्ञानी है। उस ज्ञानी में एक अज्ञानी मैं हूँ, और मैं बड़े अज्ञानता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, जिस लाइन ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, ये बताइए। मैं आपको प्रमाण के साथ और पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और ये अभी 3 दिन पूर्व की घटना है, और उस घटना की समीक्षा करने के बाद पूरे आजमगढ़ जनपद में ये हुआ कि ये बताइए, अगर कोई आवेदन लेकर के थाने पर जाता है, और थाने पर जब आजमगढ़ के किसी थाने पे आवेदन लेकर के जाने के बाद वो क्या करती वहां की पुलिस, कि दोनों पार्टी, मतलब जो एक तो निवेदन करने गया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और उसको और जो वो किया, दोनों पार्टियों को बुला के 151 में चालान कर रही है। किस नियम के तहत? ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया लाइन ऑर्डर, इसका केवल एक मानसिक रूप से मानस है, वो हमेशा से ऐसे पुलिस करती रही है, वो ना तब बदलेगी ना अब बदलेगी। लेकिन सुनिए मानस भाई, नहीं आप उससे बने रहिए। मूल सवाल हमारा ये है कि जब से को शॉर्टकट बना लिया है सियासी दल के लोगों ने, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वैमनस्यता और कट्टरता ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या जरूरत है स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयान देने की जिससे एक वर्ग आहत होता हो, और क्या जरूरत है महेंद्र राजू दास को इस तरीके का बयान देने की जिससे एक वर्ग आप जब से मानस भाई आप ये क्यों चलन रहा है? अरे मानस भाई, आप मानस भाई मेरी बात सुनिए, आप इनकी आहत को देख रहे हैं। आज हजारों साल से हम आहत होते चले आ रहे हैं, पानी पीने नहीं दिया गया, हमें जो है सम्मान से बैठने नहीं दिया गया, हमें जो है क्या बोलते हैं, हमें सम्मान से जीने नहीं दिया गया, पीछे झाड़ू लगा दी गई, आगे घड़ा लगा दिया गया, थूक न गिरे, परछाई न गिरे, उस सम्मान को आप क्यों भूल जा रहे हैं? अगर वो हमारी वेदना, हमारा दर्द बाबा साहब ने कहा था, हमने नहीं किया था। मनुस्मृति को बाबा साहब ने पहली बार जलाया था, कहा था ये मनुस्मृति जलानी चाहिए। रामचरितमानस पे अगर वो देखे, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना व्यक्तिगत मामला है, वो क्यों दे रहे हैं बयान, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी में वही स्वामी प्रसाद मौर्य रहते हैं, तब वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं मंच से, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के समाजवादी पार्टी में आते हैं, तब उनको राम के अवगुण नजर आने लगते हैं। रामचरितमानस में वह दुनिया भर की विभेद नजर आने लगती है। ये गलत बात है। देखिए, ये इन लोगों ने जो एक मानव से मानव का विभेद पैदा किया, जो परंपरा सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही है, उस दर्द को आपको नजर नहीं आ रहा है। वो कहा, क्या हम हिंदू धर्म के पार्ट नहीं थे? हम दलित थे, हिंदू धर्म के पार्ट नहीं थे? क्यों हमारे साथ अन्याय किया गया? क्यों कहा गया पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा? क्यों कहा गया भाई रामचरितमानस में? मतलब मैं शूद्र हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन पूजने योग्य नहीं हूँ, और विप्र चाहे कितना ही गुणहीन हो, वो पूजने योग्य है। तो ये सब परंपराएं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 20 सेकंड दीजिएगा मुझे। एक मिनट बहुत, आप बीच में बहुत बोल रहे हैं, आप बोल लीजिएगा, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। आप माननीय प्रवक्ता महोदय, आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से जो किसी के बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप मेरे दर्द को सुनने की बजाय आप जो है मतलब अपनी बात खाली ऊपर करना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी वालों का बहुत बड़ा दर्द है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते, क्यों अपना सुनाना चाहते। हमारा दर्द नहीं है, आपका दर्द है। आपकी वो जो है भावनाएं आहत हो रही है, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है जब हमें गले में मटका और पीठ पे झाड़ू लगा दिया गया। तर्कों की बात करो, आप तर्कों से बात कीजिए ना।
नहीं नहीं नहीं, आप जब इतिहास में जाते हो, जब आप मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ करमवीर जी, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, श्रद्धेय हैं, एज में है ज्यादा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज अपना दर्द आप यहाँ फाड़ रहे हैं, मेरे से आपसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश की पहली हमारी आदरणीय बहन, दलित बहन सुश्री मायावती के मुख्यमंत्री बनी, क्या उसके अंदर सर्व समाज का समर्थन नहीं था? मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बनी वो? सुनिए पूरी बात को, अब आप यहाँ पर आप एजेंडा में चलाइए। सुनिए, शबरी के देव किसने खाए थे? भगवान श्री राम ने खाए थे। संत रविदास की कठौती के अंदर गंगा आई थी। मौका मिलना चाहिए। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपको लगता है कि सियासी फायदे के लिए अब धर्म का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वजह है कि व्यवस्था और कट्टा हो रही है? राघवेंद्र जी आप म्यूट पे, राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। अभी कुछ दिन पहले ही लाल किले से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 हमारे परिवार के लोग, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आपको विरोध करना है तो विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये कौन सा विरोध है कि किसी की आंख में आप स्याही डाल दीजिए, किसी के चेहरे आप बिगाड़ दीजिए, किसी को जूता से मार दीजिए। पार्टी कोई भी हो, इसका मैं पक्षधर नहीं हूं, न ही इसका कोई भी पार्टी पक्षधर होगा। इसको तो एकदम बाकायदे कानून का पालन करा के कड़ी से कड़ी, देखिए पहले कुछ साल पहले में ऐसा होता था कि जूता कांड चलता था, बीच में चूंकि प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर टाइट था तो ये बंद था, फिर ये नया मामला आ गया। अब देखिए मऊ में जो स्याही कांड के बाद लखनऊ का जूता कांड देख लीजिए। आज सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जो ही मीटिंग में गए तो गेट पे वकील का ड्रेस पहने हुए, ये भी एक समस्या है कि वकील का ड्रेस पहने हुए कोई व्यक्ति आता है उनको जूता मार देता है। अभी हमारे सूर्या मैथिली जी बीजेपी के कह रहे थे कि उनका पूरा आप नहीं बताते, मैं बताता हूं आपको। 22 जनवरी को एक न्यूज चैनल पर रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र टिप्पणी की थी। 13 फरवरी को सोनभद्र में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे और ट्वीट किए थे। 15 फरवरी को लखनऊ में एक सम्मानित चैनल के डिबेट के दौरान ये दोनों आपस में हुए और उसमें जो है अयोध्या के जो महंत राजू दास जी हैं उनके साथ मारपीट किए। 13 मार्च को सपा नेता ने कहा कि ये घी चूपड़ी बातें खाते, पूरे शरीर में इतनी चर्बी है कि इनकी हड्डियां नहीं दिखाई देंगी। फिर 3 अप्रैल को रायबरेली में इनका विवादित बयान आया। 18 जून को फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवादित बयान आया। 31 जुलाई को बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी को पहले मठ है ये कहते। देखिए ऐसा विवादित विवाद देके और भारत की राजनीति में मीडिया में बना रहना मुझे लगता है कि ये अच्छा है। आप किसी भी पार्टी में रहिए, पार्टी की बात करिए, विकास की बात करिए, धर्म की बात ना करिए। उमाशंकर जी के पास जा रहा था, लेकिन ये सवाल मैं पूछ करके जाऊंगा उमाशंकर जी के पास। अमिताभ बाजपेयी जी आप डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि लगातार आपके मंच से एक खास वर्ग के हिंदू धर्म के जो तमाम मठ हैं या जो ग्रंथ है उनको लगातार अपमानित किया जा रहा है। क्या दलित वोटों की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब परहेज भी नहीं किया जा रहा? ठीक है अखिलेश यादव नहीं बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी का मंच तो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये क्या माना जाएगा इसको? नहीं देखिए मानव जी किसी के आप निजी बयान को आप पूरे पार्टी का बयान नहीं बता सकते। और जहां तक अभी आप देख लीजिए कि राजू दास जी की जब बात है, देखिए मुझे लगता है कि ये मेरा अपना निजी बयान है कि राजू दास जी मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं, क्योंकि अगर महंत एक ऐसा बयान देगा जिसके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता। एक संत को तो आप कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, किसी मौलवी को बोल देंगे क्या? सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आतंकी और दंगाइयों को बोल सकते हैं? हिम्मत है कि उनको बोलेंगे कि मानसिक वो दिमाग से कमजोर है? यही समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष है। संतों का अपमान करना आपके डीएनए में है। आप रात बच्चों को गोलियां मारने से नहीं चूकते हैं, दंगाइयों के गले में गले डालने से नहीं चूकते हैं, बलात्कारियों को अपने मंच के स्थान देने से नहीं चूकते हैं, भ्रष्टाचारियों के तरीके से आपकी स्थिति यही है। मानव जी देखिए इनका म्यूट करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी वही तरीका हम लोग भी अपनाएंगे। मानव जी अगर ये बोलेंगे तो तरीका वही होगा, मैं बता दे रहा हूं।
नहीं उमा शंकर जी, मैं आपके पास प्लीज, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं, अगर इस तरीके से ये हस्तक्षेप करेंगे तो इनको अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। नहीं, हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। जनता तुम्हें दिखा रही है, तुम क्या दिखाओगे? जनता तुम्हें दिखा रही है, तुम क्या दिखाओगे? गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी करने की आदत नहीं गई क्या? गुंडागर्दी करने की आदत नहीं गई क्या? नहीं करते गुंडागर्दी की आदत, दंगाइयों को समर्थन करने की आदत नहीं गई क्या? यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, तुम गुंडागर्दी करते हो, तुम करते हो, उनका मुझे क्या करता है? तुम्हारी औकात मारती है। मानव जी चुप है, इस गधे को चुप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने 2 तस्वीरें देखी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया कि दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई, बाद में एक तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें यह कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। उसके बाद आज हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में एक जूता कांड हो गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद थे, और उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से एक शख्स ने उनके ऊपर जूता उछाल दिया। तो आखिरकार राजनीति के तमाम राजनीति में जिन लोगों को एक मिसाल पेश करनी चाहिए, वो लोग क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और राजनीति में मर्यादा को ताक पर रखकर किस तरीके से भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से भाषाई मर्यादा को लांघा जा रहा है, आखिर किस तरीके की नजीर हम लोग पेश कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को अभी भी विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी से मैथिल जी, कांग्रेस से उमा शंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी से वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी और बहुजन समाज के चिंतक कर्मवीर आजाद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर किसी नए विषय पर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इस चर्चा को फिलहाल यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।